बागी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। यूपी बागी उत्तर की शुरुआत करते हैं। दरअसल यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। सभी सियासी दल मैदान में उतर चुके हैं। सभी सियासी दल अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी ने यूपी को जेवर एयरपोर्ट के रूप में बड़ी सौगात दी है, खासतौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश को, जिसे बीजेपी के चुनावी जीत के रनवे के तौर पर भी देखा जा रहा है। एयरपोर्ट के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी और सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। वहीं दूसरी ओर दादरी में अखिलेश यादव ने भी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का श्री गणेश कर दिया है। बात मायावती की करें तो बीजेपी का जेवर एयरपोर्ट का श्रेय लेना मायावती चाहती हैं और बीजेपी चूंकि श्रेय ले रहे तो उन्हें अखड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि जेवर एयरपोर्ट बीएसपी सरकार में शुरू हुआ था, कांग्रेस ने इसके बनने में रोड़ा अटकाया तो सपा सरकार ने इसकी उपेक्षा की। कुल मिलाकर 2027 विधानसभा की पिच तैयार हो रही है। सभी सियासी खिलाड़ी दो दो हाथ करने को तैयार हैं। सवाल यह है कि क्या बीजेपी विकास के रोड मैप, बुलडोजर मॉडल, अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के जरिए हैट्रिक लगाएगी? क्या अखिलेश का 2024 वाला पीडीएफ फॉर्मूला 2027 में चल पाएगा? क्या मायावती अपना खोया जनाधार पाने में सफल होंगी? हालांकि ये मुश्किल लगता है। ऐसे में आज कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पहले सपा वालों ने नोएडा को अपनी लूट का एटीएम बना लिया था। मुख्यमंत्री रहते हुए वहां नहीं गए, लेकिन अपनी विभाजनकारी राजनीति के लिए नोएडा पहुंच गए, ग्रेटर नोएडा पहुंच गए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी का नोएडा दौरा पूरी तरह से फ्लॉप रहा। उत्तर प्रदेश के लोगों ने समाजवादी पार्टी को नकार दिया है। समाजवादी पार्टी का और उसके मुखिया श्री अखिलेश यादव जी का चरित्र बांटो और राज्य करो, और इनका जो सम्मेलन था वह फ्लॉप साबित हुआ। अखिलेश यादव जी स्वयं समयशीलता की ओर बढ़े, अच्छा होगा। बल्कि वो कन्नौज आना शुरू कर दे तो बहुत अच्छा होगा। गुर्जर कभी समाजवादी पार्टी के साथ, चाहे सरकार कभी उनकी बनी हो, उनके साथ नहीं रहा। उसका कारण है, पहले भगवान श्री राम हमारी आस्था है। गुर्जर पूरी तरह से सनातनी है। तो कुल मिलाकर देखें, उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल बनना शुरू हो गया है। तमाम राजनीतिक दल जो हैं एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं और अपने लिए माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर कालीचरण स्नेही जी, दलित चिंतक, हमारे साथ मौजूद हैं। संजय चौधरी, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ मौजूद हैं। भारत सिंह, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ मौजूद हैं। सचिन रावत, प्रवक्ता कांग्रेस की, भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है तमाम मेहमानों का। लेकिन संजय जी, सबसे पहला सवाल कि ये कंपैरिजन हो रहा है कि अखिलेश यादव की रैली फ्लॉप हो गई, आप लोगों का कार्यक्रम लगातार हिट हो रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश आप लोगों का गढ़ रहा है, चाहे 2017 की बात करें, 2022 की बात करें, सीटों का नुकसान तो हुआ, लेकिन यहां पर बेहतर प्रदर्शन हुआ। तो 126 सीटों के लिए सब कुछ चल रहा है क्या? सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो कि सियासी जंग की शुरुआत हो गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके के विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और देखते हैं कि आप परसों के कार्यक्रम की बात कर रहे हैं, इसके पहले पिछले महीने की 22 फरवरी को प्रधानमंत्री ने स्वयं मेरठ आकर मेरठ से दिल्ली के लिए वंदे भारत जो ट्रेन है उसको प्रारंभ किया था, और वहां पर मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ किया था, जो लगभग 14,000 करोड़ से ज्यादा की योजना थी। और उसके पहले भी आपने देखा होगा कि मेरठ को दिल्ली से जोड़ने के लिए 14 लेन की सड़क बनाई थी। अभी हाल ही में गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन अगले महीने प्रस्तावित है, और स्पोर्ट्स कॉलेज जो है वो मेरठ में बनकर लगभग तैयार हो गया है।
तो पूरे इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रीजन में भारतीय जनता पार्टी ने अपने विकास के माध्यम से इस क्षेत्र को बदल कर दिखाया है और इसका बदलाव लगातार हो रहा है। और इसीलिए पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो पहले कभी दहशत के कारण जाना जाता था, जो कभी अपराध के कारण जाना जाता था, जो कभी विनाश के कारण जाना जाता था, वो कभी भ्रष्टाचार के कारण जाना था, लेकिन आज भारत उत्तर प्रदेश का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है, निश्चित रूप से विकास के लिए जाना जा रहा है। लगातार प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, पूरी सरकार इसके लिए लगी हुई है। और ऐसा क्षेत्र जहां पर कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आने का साहस नहीं करते थे, मुझे लगता है कि जो भ्रष्टाचार चरम पर था, हमने देखा है कि कैसे उत्तर प्रदेश की एक पूर्व मुख्य सचिव जो थी वो इस मामले में भ्रष्टाचार के कारण जेल भी गई थी। ये समाजवादी पार्टी के दौर में होता है, लेकिन अब विकास की बयार बह रही है और इसीलिए विकास की रफ्तार को बढ़ने के साथ साथ स्वयं प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश का नेतृत्व, डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है और इसीलिए हम विकास के नए कीर्तिमान के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अपने साथ जोड़ रहे हैं। कुल मिलाकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सियासी जंग की शुरुआत हो गई उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। सचिन जी, अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर के कांग्रेस के पास क्या प्लानिंग है? समाजवादी पार्टी एक्टिव दिखाई दे रही है, हालांकि 8 महीने से यहां पर तैयारियां थी, लेकिन उसकी रैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस की क्या तैयारी है? देखिए कुंदन जी, कांग्रेस पार्टी का संगठन सृजन का कार्यक्रम हो चुका है और निश्चित तौर पे पूरे प्रदेश में हमारा संविधान बचाओ का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। कल बाराबंकी में हमारा संविधान बचाओ का कार्यक्रम हुआ। हमारे राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी अविनाश पांडे जी, राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर जी, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी जगह जगह जाकर के जो कांग्रेस पार्टी की नीतियां हैं, संविधान पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रहार कर रही है लगातार, उसको जनता को बताने का काम कर रहे हैं। अभी बड़ी बड़ी बातें मैं संजय जी के मुंह से सुन रहा था। मैं तो इनसे ये पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 7 एयरपोर्ट बनाए थे, जिसमें से 6 एयरपोर्ट आज बंद हो चुके हैं। और जो आपने जेवर एयरपोर्ट इसलिए बनाया है क्योंकि ये एयरपोर्ट आपको अपने दोस्त, अपने मित्र, अपने यार अडानी को टेक ओवर कराना है, क्योंकि लखनऊ का एयरपोर्ट आपने टेक ओवर उससे पहले करा ही दिया। आप और मोदी जी, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी और अडानी जी की जो साठगांठ है वो जनता की कोई उससे सरोकार नहीं है। जेवर एयरपोर्ट बनाया गया, जनता उस पे मुझे लगता है कि नहीं आएगी, क्योंकि जनता का जो पैसा है, जो टैक्स पेयर का पैसा है, उसको अडानी को ये लोग टेक ओवर करा देंगे। उसके बाद वहां पर जिस तरह से आज लखनऊ में अडानी को जो टेक ओवर करा करके वहां की जो व्यवस्था है उसको चौपट करने का काम किया है, प्राइवेटाइजेशन करने का काम किया है। जो मोदी जी जो बड़े बड़े मंचों से कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला इंसान जहाज में घूमेगा, आज उस इंसान से पूछिए जिस पे महंगाई की मार की है, पेट्रोल डीजल की मार की है, नोटबंदी से उसकी कमर तोड़ दी, जीएसटी लगाकर उसका व्यापार चौपट करा दिया। आप किस मुंह से जनता की बात करते हैं? एक जहाज चला रहे हैं अयोध्या में दिल्ली जाने का, पता है आपको? अयोध्या में बस इसीलिए जहाज चलाया जा रहा है, बताइए, एक जहाज चला रहे। अयोध्या का एयरपोर्ट पूरा चूरा, बरसात में हर जगह वो पानी से चूता रहता है, पता नहीं कौन सी फॉल सीलिंग कब गिर जाए। तो आखिर ये भ्रष्टाचार आपने जो धन उगाही करने के लिए अपने, ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा रखेंगे सचिन जी, ठेकेदारों को बुला, सचिन जी थोड़ा छोटा छोटा रखेंगे, ज्यादा सवाल जवाब हो जाएगा। संजय जी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, संजय जी के पास में जाना चाहता हूं, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। संजय जी, देखिए, मुझे लगता है कि जो नीतिगत आधार पर जिनको ये भी समझ नहीं है कि उनकी सरकार क्या कर रही थी, आज क्या हो रहा है। देश में प्राइवेटाइजेशन किसने शुरू किया? सबसे पहले रेलवे को, नई दिल्ली रेलवे को किसने प्राइवेट सेक्टर में दिया? वहां पर केवल व्यवस्था संभालने का काम प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है, लेकिन पूरा का पूरा नियंत्रण और पूरा का पूरा अधिकार भारत की सरकार के साथ है। और एक बात, ये महंगाई की बात कर रहे हैं, जरा देखिए, इन्होंने कहा तभी वहां पर समोसे का दाम 100 रुपये होता है, पानी का दाम 150 रुपया होता है। आप ये बताइए कि मतलब एक, अगर वहां पर जनता आएगी तो समोसा 100 रुपए खरीदेगी, पानी की बोतल 150 रुपए खरीदेगी। ये आपकी व्यवस्थाएं हैं, ये आपकी व्यवस्थाएं हैं। आपकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो व्यवस्था है वो पूरी तरह फ्लॉप है। आप जो है लोगों को डीजल पेट्रोल नहीं दे पा रहे हैं, उनको खाने की सामग्री पे जो महंगाई की है, बात उसकी पे होनी चाहिए। इसीलिए कमाल की बात है, चुनाव प्रधानमंत्री जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी इस तरह की जब मंशा हो जाएगी तो किस तरह की कार्रवाई होगी?
तो वो कांग्रेस के शासित राज्यों में है। और इसीलिए जब ये अपने राज्यों में आते हैं तो महंगाई बढ़ाते हैं। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपके नेता क्या कहते थे, आपके नेता क्या कहते थे, पेट्रोल 15 रुपए बिकेगा, डीजल 15 रुपए बिकेगा, लेकिन आज देखिए जिस तरह से पेट्रोल डीजल की मार लगातार पे हो रही है। और मैं लौटता हूं संजय जी और सचिन जी, लौटता हूं कि जिस दिन असम 5 राज्यों का स्टेट का चुनाव, ठीक है सर, एक एक करके मैं लौटता हूं दोनों के पास। भारत सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। भारत सिंह साहब, मुझे बताइएगा, कांग्रेस कह रही है संविधान बचाओ और बीजेपी कह रही है देश को कांग्रेस से बचाओ, कौन ज्यादा इंपैक्टफुल लगता है और कौन ज्यादा इंपैक्ट डालता है? देखिए, ऐसा है कि अब कांग्रेस है, कांग्रेस तो अपनी डिमांड करेगी ही, उसको वो विपक्ष में है तो अपनी वो हर स्तर पे जहां उसको लाभ लगेगा वो अपनी बात करेगी। अभी उसको ऐसा लग रहा है कि अखिलेश जी के साथ जोड़ के पीडीए का उसको वोट बैंक हासिल हो सकता है, इसलिए वो संविधान की बात कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सत्तारूढ़ दल है तो उसको ये लगता है कि मेरे सामने कोई विपक्ष ना हो, विपक्ष अगर रहे तो वह बगैर रीढ़ का रहे, वह ताकतवर ना हो। तो उसी आधार पे एक उनका पॉलिटिकल व्यवस्था है भाजपा का कि जो उसको सत्ता वाले जो लोग हैं वो अपना अलग काम कर रहे हैं और जो राजनीतिक दल के लोग हैं वो दूसरे जो विपक्षी के दल हैं उनको उलझाए हुए हैं और वो अपना सरकार के साथ अपने जो भी उनको डेवलपमेंट के काम है वो कर रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे में अब जो कांग्रेस है वो अपनी संविधान को लेके कई रैलियां निकाल रही हैं, कई प्रशिक्षण कर रहे हैं, कई जगह बैठकें कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। अभी राहुल जी अपनी रैली में लगातार अपने पास एक छोटी पुस्तिका संविधान की लेके चल रहे थे। उसका मैसेज देने की उन्होंने कोशिश किया कि संविधान में जो कुछ लिखा है उसमें सत्तारूढ़ दल ठीक से कोई काम नहीं कर रहा है, उधर जो सत्तारूढ़ दल है वो अपना काम करके अपने आप को प्रूव कर रहा है। अभी इसी में उन्होंने जेआरएफ का एक उद्घाटन किया। मुझे लगता है कि एक करीब 125 देश हैं, उनके मालवाहक जहाज यहाँ उतरेंगे और जब उनके इतने जहाज उतरेंगे तो उनका व्यापार आसपास के जिलों में, प्रदेश में, उत्तर भारत में उसका व्यापार बढ़ेगा। अब जो विपक्ष में है तो उनको थोड़ा यह बात अटपटा तो लगेगा ही कि प्रोजेक्ट हमने भी बनाना शुरू किया था और लागू हुआ इनके रिजीम में, तो उसका श्रेय भी सब लेंगे। उसी में उस श्रेय को संविधान के जरिए वो लेना चाहते हैं। संविधान में बहुत सारे कानून हैं, उस कानून का उनको ये लगता है कि वो पालन नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है सर, मैं लौटता हूं आपके पास। भाजपा भी अपने संविधान पे चर्चा कई बार बैठकों में करती है। और ठीक है सर, मैं लौटता हूं आपके पास। प्रोफेसर कालीचरण जी हमारे साथ मौजूद हैं। कालीचरण जी, हाल के 15 मार्च को ऐसा हुआ कि दलितों के मसीहा जो हैं उन्हें लेकर के होड़ मच गई और बीएसपी, समाजवादी पार्टी, बीजेपी, लेकिन दलित किधर जा रहा है? कम से कम बीएसपी से तो छिटक गया है, लेकिन क्या वोटों का बिखराव हुआ है और इसके पीछे की वजह क्या है? 2027 में दलित वोट किधर जाएगा? देखिए, दलित वोट जो है वो संविधान को बचाने के लिए है जाएगा, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए जाएगा। मुख्य बात यह है, देखिए एयरपोर्ट खुल रहे हैं, अच्छी बात है, जो पहले से यहाँ स्थापित है उनमें ही संचालन ढंग से नहीं हो पा रहा। अभी हमारे साथी ने कहा कि अयोध्या में केवल एक जहाज आ रहा है, कई जगह स्थिति खराब है। सबसे बड़ी बात दलितों की समस्या और बहुजनों की समस्या, रोजी रोटी की समस्या, रोजगार की समस्या, उसके लिए क्या किया जा रहा है? हम चाहते हैं कि ये जो काम है करें ना करें, लेकिन निजीकरण में आरक्षण का वादा करें। भाजपा केंद्र में बैठी है, डबल इंजन की सरकार यहाँ है कि निजीकरण में आरक्षण की व्यवस्था दें, जिससे गरीब, क्योंकि सरकारी तो उपक्रम बंद कर रहे हैं, उनको प्राइवेट को दे रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में जाकर के जब तक आरक्षण नहीं होगा दलितों का प्रतिनिधित्व कैसे होगा? आरक्षण हमको दीजिए, सब जगह दीजिए। पदोन्नति में आरक्षण वाला जो मसला है उसको भी जाकर के पूरी तरह सख्ती से लागू कीजिए, बैकलॉग को भरिए। जो नौकरियां हमारे लिए सरकारी जॉब होते थे वो है नहीं,
है पेंशन, जो पहले से लोग हैं उनको पेंशन का भी हक मिले। ये सब काम है जिनसे कि जनता की जेब में पैसा है, स्वाभिमान हो। और पहले जो है कांग्रेस सरकार ने कुछ सरकारी जमीनें जो थी या नहीं थी सरकारी जमीन, तो जमींदारों से जमीनें खरीद करके जिनके पास अधिक खेत थे गरीबों में बांटी थी, जनता में बांटी थी। क्या ऐसी कोई योजना है सरकार के पास जो कि गरीबों को, गरीब जो खेतीहर मजदूर हैं जो पलायन कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बुंदेलखंड में पलायन मचा हुआ है, पश्चिमी वही यहाँ अपना पूर्वी उत्तर प्रदेश में पलायन मचा हुआ है, तो सब बात जा रहे हैं। आप हवाई जहाज से कितने लोगों को आप भेजेंगे? वैसे ही हवाई अड्डे इतने पर्याप्त थे और एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली का हमारे पास था ही, अच्छी बात है, हमारे पास भी हो रहा है। लेकिन पहली प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए कि गरीबों को कैसे आप 80 करोड़ लोगों को तुमने दाना पानी में अटका रखा है 5 किलो राशन में, क्या स्थिति खराब बना रखी है। तो ये हमें देखना है कि भाई निजीकरण में आरक्षण दो, चाहे भारत रत्न दो ना दो। भारत रत्न देने का मतलब है कि मान्यवर कांशीराम और बाबा साहब की विचारधारा का सम्मान करना, गरीब को हिस्सेदारी देना, जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी देना। ये जब तक नहीं होगा, इन चीजों से दलितों का भला नहीं होने वाला है किसी भी प्रकार से। सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोली जा रही है, उनमें रिजर्वेशन लागू करिए, सख्ती से करिए, 0 फीस पे एडमिशन कराइए, जैसे कि बीएसपी की सरकार में होते थे। तो पढ़ने लिखने पे करिए। अच्छा, ये क्या हुआ कि 5 लाख का कैशलेस मिलेगा, लेकिन सारे गरीबों को दीजिए। भाई ये सरकार की जिम्मेदारी है। कुछ लोग नहीं, वो तो सबको मिल रहा है ना कालीचरण जी, वो तो सबको मिल रहा है, लेकिन सबको दीजिए। और प्रमोशन में आरक्षण की बात आपने की, प्रमोशन में आरक्षण जिन्होंने जिसका विरोध किया, क्या उसके साथ तो दलित जाएगा कि नहीं जाएगा, जिन्होंने प्रमोशन में आरक्षण का विरोध किया था? भाई देखिए, जब सत्ता में होते हैं तो दूसरा रुख होता है। सत्ता से बाहर कांग्रेस है, छटपटा रही सत्ता के लिए। जब ये सत्ता में थे तब आरक्षण के साथ क्या कर रहे थे? अब कह रहे हैं हम शिवालय बनाएंगे, राम मंदिर तब जाएंगे जब शिव मंदिर बना करके तैयार कर लेंगे। तो भाई मंदिर जब बनवाना होगा तो भाजपा ही ठीक है। अब शिव मंदिर और ये सब, इनसे स्कूल बनाइए, स्कूल का वादा करिए, यूनिवर्सिटी बनाइए, सारी प्राइवेट सेक्टर को जा रही हैं। तो ये सपा का चेहरा तो देख लिया है। ठीक है संजय, मैं लौटता हूं सर। संजय जी, कुल मिलाकर के विकास के रास्ते पर आगे बढ़कर के 2027 की जंग जीतने की कोशिश आप लोग करेंगे या फिर इसमें कुछ और जुड़ेगा? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विकास के रास्ते पर ही है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन 9 वर्ष में आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश विकास की ऊंचाइयों पर बैठ रहा है। आज उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस हाईवेज का स्टेट कहलाता है। आज उत्तर प्रदेश 9 साल में तेगुने बजट का स्टेट कहलाता है। आज उत्तर प्रदेश निवेश का सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन कहलाता है। आज उत्तर प्रदेश दंगा और अपराध से मुक्त है। लेकिन जो दलितों की दलाली करते हैं वो किसके पास जाते हैं? वो उसके साथ चले जाते हैं जो दलितों के आरक्षण पर हक मारता है, जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन में उनका हक मारता है। मुझे लगता है कि ऐसा दलितों का नेतृत्व करने वाला राजनीतिक दल हो या राजनीतिक नेता, जो ऐसे राजनीतिक दलों के साथ चले जाते हैं जो दलितों का हित मारते हैं, उनके पीठ में छुरा भोंकते हैं, तो मुझे लगता है कि दलितों को भी ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो समय आने पर उनकी पीठ में छुरा भोंकते हैं, उनके पीठ में खंजर भोंक देते हैं और उनके खाने में विष मिला देते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि ये राजनीतिक दल अगर आएंगे तो जो गरीबों को जो राशन मिलता है उसको निश्चित रूप से बंद करेंगे, क्योंकि ये अपने तर्क के आधार पर कहते हैं कि आज इसकी आवश्यकता नहीं है। क्या इसकी आवश्यकता नहीं है कि लोग भरपेट अनाज खाकर सोएं? क्या इसकी आवश्यकता नहीं है कि सबको चिकित्सा की सुविधा मिले? ये सब इसके विरोधी हैं और मुझे लगता है कि इसीलिए ये विकास के विरोधी हैं। इनको विकास अच्छा नहीं लगता। आज बेहतर विकास के आधार पर उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के रास्ते पर ही आगे जाएगी और पूरे उत्तर प्रदेश को विकास की बेहतर स्थिति के लिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा हो, पूर्वी हिस्सा हो, बुंदेलखंड का हिस्सा हो। आप देखिए ना, गोरखपुर के अंदर जो एंसेफेलाइटिस फैलता था, बच्चे मरते थे, आज वो रोग समाप्त हो गया। आप देखिए, बुंदेलखंड के अंदर पानी की समस्या थी, वहां जाता था, आज उस समस्या का समाधान है। और मुझे लगता है कि राजनीतिक दल ही विकास के विरोधी है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी केवल विकास के आधार पर। संजय जी का फ्रेम सही कीजिएगा, तब तक आप सचिन जी कुछ कहना चाह रहे? सचिन जी मुस्कुरा रहे हैं आप। देखिए कुंदन भाई, संजय जी ने बहुत अच्छी बात कही कि बुंदेलखंड में पानी इन्होंने इतना ज्यादा अच्छा सप्लाई कर दिया है कि इनके जो जल संसाधन मंत्री हैं स्वतंत्र देव जी, उनको वहां की जनता घेरने का काम करती है।
इनके विधायक के द्वारा घेरने का काम करती है, क्योंकि जल नल घर योजना में जो पर्याप्त मात्रा में भ्रष्टाचार आपकी सरकार ने किया है, सिर्फ रोडें खोद करके डाल दी है, वहां की जनता के सामने पाइप बिछा दिया, लेकिन टोटी लगा करके पानी नहीं आया है, क्योंकि पानी सचिन जी टैंकर से तो पानी नहीं जा रहा है ना आपकी सरकार, आपके मंत्री। सचिन जी वो सरकार भी तो देखा है उत्तर प्रदेश और झांसी और बुंदेलखंड के लोगों ने जब टैंकर से पानी भेजने की व्यवस्था हो रही थी। मैंने प्यासे बढ़ते थे, जहां फसल बर्बाद होती थी, आज वहां मैंने तो भाजपा से सवाल किया है। आप पूरी बात आ जाएगी। देखिए कुंदन भाई, पूरी बात आ जाएगी। सचिन साहब मैंने बीच में इसलिए टोका कि कोई सच्चाई जनता के पास जानी चाहिए ना। आप टोटी की बात कर रहे हैं सचिन जी, सुनिए ना सचिन जी, ऐसा हुआ था कि नहीं? पहले मेरी बात कंप्लीट नहीं, आपकी बात कंप्लीट होगी सचिन जी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं टैंकर से झांसी के लिए, बुंदेलखंड के लिए पानी जाने की व्यवस्था कर रही थी कि नहीं पुरानी सरकार? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जब करोड़ों रुपए पानी की तरीके उगाही किए जा रहे हैं, पानी की तरीके उनमें भ्रष्टाचार किया जा रहा है पानी के नाम पर, सवाल इस पे होगा। मंत्री इनका घेरा जा रहा है, जनता इनके मंत्री को घेर रही है, तो सवाल विपक्ष से नहीं होगा, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार से होगा। और संजय चौधरी के मुंह से दलितों की बात शोभा नहीं देती है। एनसीआर भी क्या करे कि आज दलितों पे उत्पीड़न की सरकार, उत्पीड़न की घटना इनकी सरकार में बढ़ी है। एक 2 जाटो समाज की फर्रुखाबाद में बहनों के साथ रेप होता है, उनको मार दिया जाता है इनकी सरकार के द्वारा। और हरिओम वाल्मीकि के साथ जिस तरह से घटना हुई, इनके लोगों ने मारा। अर्जुन पासी की हत्या की गई रायबरेली में, इनके लोगों ने मारा। उम्भा में जमीन कब्जा हुई, इनके लोगों ने कब्जाई। हाथरस में दलित बेटी के साथ आबरू लूटी गई, उसकी लाश को रातों रात जलवा दिया, इनकी सरकार ने किया। तो ये दलितों के मुंह से ये बोलेंगे, दलितों की भाषा अपने मुंह से। मैं कह सकता हूं कि आज अगर दलितों की हितैषी जो बनती है बहन कुमारी मायावती जी, वो निकल के क्यों नहीं आती सड़क पे? क्योंकि भारतीय जनता के पार्टी के साथ कंप्रोमाइज्ड है वो, और भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू। ये जनता दलित समाज के क्या दलितों के लिए कांग्रेस ने काम किया? हमारे नेता राहुल गांधी जी जब कांसीराम की, ठीक है, छोटा रखते हैं ना सचिन जी, मैंने पहले गुजारिश थोड़ा छोटा रखते हैं। जनता पार्टी को होता है। कालीचरण जी, मैं जानना चाहता हूं कि भाई दलितों के लिए क्या कांग्रेस ने काम किया? उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक में पूछ रहा हूं, क्योंकि सचिन जी बहुत चिल्ला करके कह रहे हैं कि दलितों के लिए हितैषी कांग्रेस है। क्या ऐसा है कालीचरण जी? नहीं, लंबे समय तक इस पार्टी ने सत्ता हासिल की है, 40 साल तक काम किया है, तो काम तो हुआ ही है। हमें स्वयं जो है इमरजेंसी में, जब इमरजेंसी लगी थी, दुनिया और लोगों के लिए बड़ी घातक हुई, हम दलितों के लिए तो बड़ी अच्छी थी। हमको 5 एकड़ का पट्टा मिला उसी समय, और मैं पढ़ पाया क्योंकि वहाँ गुंडागिर्दी समाप्त हो गई थी। कॉलेज में जब मैं पहुंचा हूँ, इमरजेंसी लगी थी। हम तो उसको इस रूप में देखते हैं। हाँ, ये है, देखिए इन्होंने पेंशन समाप्त नहीं की, हम लोगों को प्रतिशत दिया, इसमें इनकार नहीं कह सकता है। लेकिन जब ये भटके हैं, भटकाव जो इनका हुआ है, उसी कारण ये सत्ता से बाहर गए हैं। अब भाजपा भी सत्ता से भटक रही है। हम कहते हैं कि भाई ये काम कर दीजिए। राहुल जी कई बार कह देते हैं कि भाई हम निजीकरण में आरक्षण देंगे। जहां कांग्रेस की सरकार है निजीकरण में आरक्षण दे दीजिए, क्या अर्ज हो रहा है निजीकरण? और जहां प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुली है उनमें आरक्षण दे दीजिए और अपना बैकलॉग पूरा भरिए। ये काम तो करिए। जो जब सत्ता से बाहर छटपटाहट होती है, आपने लंबे समय तक काम किया, दलितों का हित किया, ओबीसी का हित किया, तो आपको सत्ता का सुख भी 40 साल तक दिया। लेकिन लगा कि अब आप हमारा कोरम पूरा नहीं कर रहे हैं, तो तमाम फसादों की जड़ भी कांग्रेस ही है। सारी फसादों की जड़ कांग्रेस ही है। ठीक है, भारत सिंह जी हमें बताइए कि 2024 वाली रणनीति के तहत, पीडीए के तहत, और कुछ तब जो डर दिखाने की कोशिश हुई थी, भाई संविधान खतरे में है, बीजेपी सत्ता में तीसरी बार आ गई, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो संविधान को पूरी तरह से बदल देंगे, वो नैरेटिव जो था वो तो अब खत्म हुआ कि नहीं हुआ? या फिर उसी नैरेटिव और पीडीए के प्लान पर विपक्ष को एज मिल सकता है उत्तर प्रदेश में? भारत सिंह जी। नहीं, देखिए ऐसा है कि भाई जो समाजवादी पार्टी है वो तो पीडीए पे अपना काम कर रही है। रोज रोज वो पीडीए की ही बात कर रही है। उसकी कोशिश रहती है कि भाजपा के अगेंस्ट जो भी बोलना हो बोलता रहे, लेकिन उसका इंटरनल वो कोशिश में रहती है कि वो बसपा और कांग्रेस के सहयोग से अगला चुनाव लड़े। लेकिन ये जो भाजपा के लिए पीडीए की बात है, तो वो बात तो पीडीए करती है, लेकिन वो अपना काम कर रही है।
और 2024 में जैसे वो 24 ही नहीं, उसके पहले भी अगर आप देखेंगे तो भाजपा की जितने भी विंग हैं सब लोग 365 दिन अपना चुनाव लड़ते हैं। वो उनकी सरकार रहे या सरकार न रहे, वो परमानेंट चुनाव ही लड़ते हैं। जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन सब लोग जरूर रिजल्ट देखते हैं, उसके अगले दिन वो फिर अपने काम में जुट जाते हैं। उनकी वही बैठक है, वही कार्यशाला है, वही संगोष्ठी है, वही लिखना है, वही पढ़ना है। जो और दल हैं उनको चुनाव के लिए सोचना पड़ता है, तो जब चुनाव नजदीक आता है तब वो उत्तेजित होते हैं, वो बैठकें शुरू करते हैं, जो भी सत्तारूढ़ दल होती है उसके अगेंस्ट वो बात करना शुरू करते हैं। तो ये तो सही है कि इन लोग जो बात उठाते हैं, भारत सिंह जी, आपका इशारा कहीं राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की तरफ तो नहीं है कि चुनाव से कुछ महीने पहले आते हैं और माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर से मुंह के खाने के बाद उत्तर प्रदेश की तरफ देखते नहीं? उसमें मैं कुंदन जी बताऊं कि जो राहुल जी हैं वो भी अनवरत मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत में कहीं कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हम लोग कांग्रेस कार्यालय जाते हैं, वहां बहुत सारी चर्चा होती है और उनकी बैठकें भी चलती हैं, लेकिन उनकी जो बैठकें होती हैं वो बैठक बहुत लंबी नहीं चलती है कि सुबह अगर शुरू हुई शाम तक चलेगी, उसका कोई निष्कर्ष निकलेगा। ठीक है। कांग्रेस में जो बैठकें होती हैं वो थोड़ा विज्ञप्ति आधारित होती हैं। ठीक है। संजय चौधरी साहब ने 2024 में जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश उत्तर प्रदेश में की गई, जिसका फायदा विपक्ष को मिला भी, क्या वो नैरेटिव चलेगा 2027 में? और नहीं चलेगा, चूंकि आप नहीं चलेगा आप कहेंगे, लेकिन नहीं चलेगा तो क्यों नहीं चलेगा संजय जी? देखिए 2024 में जो नैरेटिव चला था, 2024 में ही उसके बाद जितने भी विधानसभा के उपचुनाव हुए 10 में से 8 सीट भारतीय जनता पार्टी ने उस नैरेटिव को निश्चित रूप से समाप्त कर दिया है। जनता का एक ही नैरेटिव है, वो जनता को विकास चाहिए, जनता को अपराध से मुक्ति चाहिए, जनता को दंगे से मुक्ति चाहिए, जनता को रोजगार चाहिए, जनता को निवेश चाहिए, जनता को 24 घंटे बिजली चाहिए, जनता को अच्छी सड़कें चाहिए, जनता को हर घर तक पानी चाहिए। और मुझे लगता है कि इसी विश्वास पर भारतीय जनता पार्टी हर दिन और खरी उतरती जा रही है। दरअसल छद्मवेश में जो लोग आ जाते हैं और दलितों के नाम पर राजनीति करते हैं, अभी आपने देखा ना, एक दलित विचारक इस बात पर भी राजी थे कि वो इमरजेंसी का समर्थन करने के लिए तैयार है। यानी कि लोकतंत्र जब समाप्त हो गया, उसके समर्थन में भी दलित चिंतक के नाम पर दलित राजनीति करने वाले लोग उसके समर्थन में सत्य लाने वाले हैं। मुझे लगता है कि ऐसे अवसरवादी नेतृत्व को निश्चित रूप से जनता को देखना चाहिए, अपनी कसौटी पर परखना चाहिए। और जो विकास के काम उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, न भूतो न भविष्य, हर फ्लैंक पर काम कर रही है। देखिए मायावती ने भी तो नारा दिया था, बसपा ने भी तो नारा दिया था कि चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर, लेकिन गुंडों की छाती पर वो चढ़ नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी। ठीक है संजय जी, मैं रोक रहा हूँ, चर्चा के लिए इतना ही वक्त था। बहुत सारे मेहमान उंगली उठा रहे हैं, सचिन जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, कालीचरण जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे पास चर्चा के लिए इतना ही वक्त था। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मी तेज हो गई 2027 के मद्देनजर, और इसकी शुरुआत एक बार फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हुई है।